नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसी बीच एक बार फिर से तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। 12, 13 और 14 अगस्त को तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है। 7 जिलों में भारी से भारी बारिश होगी, इसकी आशंका जताई गई है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जिलों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी हुआ है, जिसके बाद सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई। आपदा कंट्रोल रूम से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले करीब हफ्ते भर से लगातार राज्य में बारिश हो रही है, जिसमें कई जगह नुकसान भी हो चुका है। पिछले दिनों हुई बारिश में हल्द्वानी और कोटद्वार में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। बारिश ने खासा तांडव मचाया, लिहाजा हल्द्वानी और कोटद्वार में लोग फिर से डरे हुए हैं। सात जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब होता है भारी से भारी बारिश, और ऐसे में हालात कहीं बिगड़ न जाए, एक बार फिर ये डर प्रशासनिक अधिकारियों को भी है, स्थानीय लोगों को भी है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आशंका जताई गई है कि 12, 13 और 14 अगस्त को भारी से भारी बारिश हो सकती है प्रदेश के 7 जिलों में, और इसे लेकर अलर्ट पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को रखा गया है। वहीं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को तैयारी की समीक्षा करने को भी कहा गया है। भारी बारिश ने कोटद्वार में खासा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कोटद्वार के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। इसके बाद सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण भी किया। स्पीकर ऋतु खंडूरी भी मौजूद थी। भारी बारिश के चलते कोटद्वार बिजनौर का पुल टूट चुका है। भारी बारिश के चलते कोटद्वार के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोटद्वार के पनियाली गदेरे में उफान आने के बाद भारी तबाही हुई, कई रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए। सबसे पहले जो अप्रोच समाप्त हो गई हैं, जो अभी बिल्कुल रास्ते लोगों के लिए अलग हो गए हैं, उनको फिर से जो है जोड़ा जाए और कनेक्टिविटी बनाई जाए, उस पर काम हो रहा है। बाकी जो लोगों के लिए खाद्य सामग्री है, अन्य चीज़ें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान, उन सब के लिए हम लोग लगातार निर्देश हैं। सभी को कहा जा रहा है कि प्रशासन के लोगों को कि हर प्रकार से आपदा प्रभावितों की मदद करें। उत्तराखंड में बारिश से बर्बादी जारी है। रुद्रप्रयाग के कालीमठ घाटी के ब्यूखड़ी गांव की बात करते हैं, जहां पर बारिश ने भारी तबाही मचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बादल फटने से कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है। कई घरों में मलबा घुस गया, भारी नुकसान की खबर है। बादल फटने के बाद से बरसाती नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। खतरा अभी भी टला नहीं है। आने वाले दिनों में कुछ और मकान भी इसके जद में आ सकते हैं। बरसात के चलते लगातार क्षेत्र में कई योजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई पैदल पुलिया, रास्ते, लोगों की गौशालाएं, कई मकान खतरे की जद में हैं। इधर टिहरी डैम को चलाने वाली कंपनी टीएचडीसी में 25% रॉयल्टी को लेकर यूपी और उत्तराखंड के बीच पिछले 23 सालों से विवाद है, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में ये विवाद सुलझाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले को उत्तराखंड सरकार आउट ऑफ कोर्ट सुलझाने की कोशिश करने पर ज्यादा फोकस दे रही है। इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच जल्द ही मुलाकात हो सकती है। टिहरी डैम जब बना था तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। तब से टिहरी बांध से होने वाली कमाई का 25% हिस्सा यूपी लेता आ रहा है, जबकि टिहरी बांध उत्तराखंड में होने के बावजूद उत्तराखंड को इससे 1% हिस्सेदारी भी नहीं मिलती है। जिस समय टीएचडीसी बनाया गया था तब कंबाइंड राज्य था यूपी का, और अब उत्तराखंड अलग प्रदेश हो गया है, तो हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब इस पे हम लोग दोनों तरीके से जा रहे हैं। एक तो हम न्यायालय के द्वारा अपने जो फाइट है ये तो करेंगे ही, उसके साथ साथ पॉलिटिकल लेवल पर इसको वार्ता के माध्यम से सॉल्व करने की भी कोशिश की जाए। न्यूज 18 उत्तराखंड की खबर का असर हुआ तो लोकल विधायक ने परेड ग्राउंड पहुंचकर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की क्लास लगा दी। कांग्रेस के पूर्व विधायक ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा घपला हुआ है, यह आरोप लगाया है। मुख्य सचिव से जांच की उन्होंने मांग की है।
गुरुवार को न्यूज 18 ने देहरादून के परेड ग्राउंड की खराब हालत पर खबर दिखाया कि कैसे घास को रौंद कर रेत डालकर 15 अगस्त की परेड के लिए ट्रैक बनाया जा रहा है। खबर का असर हुआ तो शुक्रवार को राजपुर इलाके के विधायक खजानदास खुद परेड ग्राउंड पहुंचे और स्मार्ट सिटी के अफसरों को भी मौके पर तलब किया। विधायक जी ने इस तरह के कामकाज पर नाराजगी जताई और काम ठीक करने के निर्देश दिए। न्यूज 18 का जो रिपोर्ट था कल का, उस पे था कि रेत बिछाया जा रहा है, तो मैंने स्वयं वहां जाकर के देखा, वहां ट्रैक बन रहा है जिसमें जो है वो जरूरी था, इसलिए। और डीएम भी आज स्वयं निरीक्षण पे गई थी और मैंने भी निरीक्षण किया है। अब इस बात का चैप्टर क्लोज हो गया कि कोई रेत वहां पे नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जहां पे हमारा जो है ट्रैकिंग रूट बनना है उस पे पड़ेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सड़क किनारे गड्ढों से खतरे की खबर जब न्यूज 18 ने दिखाई तो खुद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल फील्ड में उतरे, तब जाकर कुछ सड़कों का हाल सुधरा। पर कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी को बड़ा घपला घोटाला बताया। राजपुर से पूर्व कांग्रेस विधायक राजकुमार ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर स्मार्ट सिटी के कामों की जांच की मांग की है। इसमें जांच होनी चाहिए। 6 बार सड़कें बनाई जा रही हैं, जबकि सड़कें ठीक होती हैं उसके बाद उधारी जाती है। इस सभी प्रकरणों को अगर जांच नहीं करें तो हम धरना प्रदर्शन के लिए तैयार। देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम 2019 से शुरू हुआ, पर पिछले 4.5 साल में स्मार्ट सिटी में काम कम और विवाद ज्यादा दिखे और बार बार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर सवाल खड़े होते रहे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। एक तरफ सेब के पौधे खरीदने के मामले में उद्यान विभाग का पूर्व निदेशक हरमिंदर सिंह बावेजा जांच के दायरे में है, तो शुक्रवार को देहरादून में उद्यान विभाग ने सेब की खेती के लिए किसानों के सुझाव लिए हैं, जिसमें किसानों ने सेब की खेती से पहले उद्यान विभाग के हाल पर सवाल खड़े कर दिए। किसानों का कहना है कि सेब की सही पौध दी जाए, सब्सिडी और हर ग्रेड के सेब की कीमत बढ़ाई जाए। किसानों ने कहा कि उद्यान विभाग के अधिकारियों को ही सेब की खेती की जानकारी नहीं और कोई अधिकारी कर्मचारी फील्ड पर जाता नहीं। जब न्यूज 18 ने विभाग के बड़े अधिकारियों से इन सवालों को पूछा तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। डीएचओ डीके तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं 1000 पौधे लगाओ, और डायरेक्टर ने लेटर दे रखा है कि 533 पौधे लगाओ। तो कौन सही है कौन गलत है? जो सही है उसको ठीक करो और जो गलत है उसको टी डैम में डुबा दो। मेरा 3,60,000 रुपये 3,36,000 रुपये काट दिया। जो सी ग्रेड का समर्थन मूल्य है कम से कम 20 रुपये होना चाहिए और ए और बी ग्रेड का मूल्य 60 से 60 रुपये ए ग्रेड का और 40 रुपये बी ग्रेड का होना चाहिए। बागेश्वर में उपचुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच चुनाव को लेकर बागेश्वर से ही बड़ी खबर है। दोनों पार्टियों के जिले के दफ्तर के हाल देखकर बहुत कुछ साफ नजर आ रहा है। बागेश्वर में कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगा है, जबकि बीजेपी ऑफिस में भीड़ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। अब तक के हालात देखे जाएं तो राज्य गठन के बाद से सिर्फ एक बार ही कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 4 बार बीजेपी को जीत हासिल हुई है। अब चंदन रामदास के निधन से खाली हुई सीट पर बीजेपी सहानुभूति के सहारे चंपावत की तर्ज पर बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। संगठन के जो उनके परिवार का जो पक्ष है वो पार्टी के लिए नित्य पूरे काम करने वाले संगठन के, उनके चाहे बेटे हो चाहे उनकी पत्नी हो, पार्टी के पूरे कार्यक्रम रही है। और स्वाभाविक रूप से क्योंकि उनका देहांत हुआ है तो वहाँ के जनता का रुझान किस रूप में जाता है, वहाँ के कार्यकर्ताओं का जो पक्ष आता है उसके आधार में टिकट दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खनन एवं राजस्व विभाग की समीक्षा की। सरकार का मुख्य फोकस रेवेन्यू बढ़ाने पर है, लेकिन ज्यादातर विभाग इसमें फिसड्डी साबित हो रहे हैं। रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स में से एक माइनिंग डिपार्टमेंट अभी तक मात्र 23% ही रेवेन्यू हासिल कर पाया। मुख्यमंत्री ने इसके लिए अवैध खनन को रोकने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी राजस्व वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। 2 प्रकार की जो हमारे योजनाएं हैं या 2 प्रकार के जो प्लान हैं, उन प्लानों पर हम चर्चा कर रहे हैं। उस पर सभी विभाग अपना दे रहे हैं कि किस प्रकार से वो उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है, हमने जिसका लक्ष्य लिया है उसको दुगना करना, उस पर उनका रोड मैप क्या है, उसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं।
सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हरिद्वार दौरे पर भी थे, जहां वेद निकेतन धाम में चल रही भागवत कथा में शामिल हुए। साधु संतों से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जल्द ही प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा। प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश और आपदा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालु मौसम को ध्यान में रखकर आए। देहरादून की जेल में अपनी मां के गुनाहों की सजा 8 मासूम बच्चे भी काट रहे हैं। इन बच्चों की शिक्षा के लिए जेल प्रशासन ने अब नए कदम उठाए हैं, जिससे बाहर जाकर ये बच्चे पढ़ सकेंगे, मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे। अपने पति की हत्या के आरोप में देहरादून की सुद्धोवाला जेल में महिला कैदी के साथ उसका एक बच्चा भी है। बिना किसी गुनाह के ही 3 साल का बच्चा भी जेल में रह रहा है। महिला बीते 15 महीने से जेल में बंद है और मासूम का बचपन भी जेल की सलाखों में सिमट कर रह गया है। लेकिन अब कुछ निजी संस्थाओं और जेल के ही पढ़े लिखे कैदियों ने इन बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का जिम्मा उठाया है। हाँ सर, सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है सर। हमें अंदर अपने लिए जो हम पढ़े लिखे नहीं, हमें भी पढ़ने को मिल जाता है। किसी अच्छी जो लेडीज पढ़ना लिखना जानती है उनसे हम पढ़ लिख जाते हैं और बच्चों को हम पढ़ा लेते हैं। बाकी बच्चे 2 घंटे तो मैम के पास सुबह शाम चले जाते हैं और सर अपने आप में पूरी कोशिश है कि बच्चे को जीवन से जहाँ टाइम हम बच्चे को पढ़ाते हैं। सर बच्चे सुबह जाते हैं तो उनको पोएम वगैरह सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें ला रखी हैं, उनको पढ़ाते भी हैं और क्रैच में खेल भी सिखाते हैं। बच्चों को हर तरह से कोऑपरेट करते हैं। जेल के नियम के अनुसार 6 साल की उम्र तक बच्चा अपनी मां के साथ ही जेल में रहता है। 6 साल के बाद बच्चे को उसके किसी रिश्तेदार को सौंप दिया जाता है। यदि रिश्तेदार न हो तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जेल प्रशासन शिशु सदन में भेज देता है। देहरादून की जेल में अभी भी 8 ऐसे मासूम हैं जो अपनी मां के साथ जेल में रहने को मजबूर हैं। 6 वर्ष पूरी होने पर नियम यह है कि वो अपनी माँ के साथ नहीं रह सकते हैं। तो साधारणतः माँ अपने परिवारजन के पास बच्चे को भेज देती है। जिन माँ के पास यह व्यवस्था नहीं हो पाती कि वो अपने उनका कोई परिवारजन लेने आए, तो फिर हम जिला प्रशासन के सहयोग से उनको शिशु निकेतन भेजते हैं। मासूमों को भले ही आज ये ना पता हो कि वो कहाँ हैं, लेकिन आने वाले कल के लिए मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनका जेल से निकलकर अच्छी शिक्षा लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी पिछली जिंदगी की यादें भुलाकर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में अब वेटनरी डॉक्टर जंगली जानवरों की देखरेख भी करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसके लिए वेटनरी डिपार्टमेंट से हाथ मिलाया। सीएम धामी के कड़े निर्देशों के बाद अब वन विभाग सबसे पहले डॉक्टर्स तैनात करने की कोशिश में है, ताकि अगर किसी जंगली जानवर को ट्रैंकुलाइज किया जाता है तो एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद रहे और जानवरों की देखरेख सही तरीके से हो सके। वन विभाग इसके लिए प्रदेश भर में तैनात वेटनरी डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दे रहा है। सारे डॉक्टर्स को वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में प्रशिक्षित किया गया है और उनमें से 122 डॉक्टरों की सूची पशुपालन विभाग द्वारा निर्गत की गई है। वो डॉक्टर्स जहां पर भी तैनात हैं वहां मानव वन जीव संघर्ष की किसी भी घटना में आवश्यकता होने पर इस के लिए कार्य करेंगे और इसमें वन विभाग को मदद इससे निश्चित रूप से इससे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, क्योंकि हम पे डॉक्टर्स बहुत कम थे और वो उनको ट्रीट नहीं कर पाते थे, तो अब ये तय होने के बाद 122 डॉक्टर्स की व्यवस्था से मैं समझता हूँ एक तो इनको इनके ट्रीटमेंट में हम लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।